A very warm welcome to all my dear students from पर निर्माण क्लासेस। मैं इश्तियाक सर आप लोगों का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ अपने एक दिल की बात शेयर करता हूं और उसके बाद हम लोग फिजिक्स को एंजॉय मैं करूंगा और आपको करवाऊंगा। याद करो अपना बचपना, जब आप छोटे थे, नर्सरी में थे, 1 में थे, 2 में थे, 3 में थे और आपको कोई बोलता था कि तुम तो एकदम कमजोर हो, एकदम वीक हो, आपको गुस्सा आता था। आप गुस्सा करते थे और उसको शायद ठीक करने की कोशिश करते थे कि नहीं, हमको सबसे अच्छा करना है। लेकिन जब आप जैसे जैसे बड़े होते गए, पता नहीं क्यों आप लोगों ने इन चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लिया। आप जब खास करके 11 में आए, आपको जब चीजें नहीं समझ में आने लगी तो आपको ऐसा लगने लगा कि खोट आप में ही है। खोट सब्जेक्ट में ना हो करके, टीचर में ना हो करके आप में ही प्रॉब्लम है कि आप कमजोर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप कमजोर होते तो आप बचपन में जो ABCD साल भर पढ़ के सीख गए तो वो नहीं सीख पाते। बस फर्क इतना है कि जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, हम लोग छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज से आप लोग फिजिक्स को कभी भी प्रॉब्लम या खुद को कभी भी प्रॉब्लम समझने की गलती मत कीजिएगा। आपको जहां भी लगे कि ये बात ना समझ में आ रहा है, ये आपका हक बनता है और ये टीचर का कर्तव्य बनता है कि वो आपको किसी भी कीमत पे समझाए। हाँ, एक बात है कि टीचर अगर कहा कि इस बात को समझने के लिए आइए, पहले इस बात को समझना जरूरी है, तो आपका इंटरेस्ट उस बात पे आ जाना चाहिए जिस बात को समझने के बाद आपके प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि 11 में आ गए तो बस 11 पढ़ेंगे, 12th में आ गए बस 12th पढ़ेंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि कोई डायरेक्ट जा करके 1 क्लास में एडमिशन लेना चाहे और टीचर बोले ना पहले ABCD नर्सरी का याद करो, और आप बोलोगे ना मैं तो 1 के लिए आया हूं। ये वही बात है। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आप में कोई कमी नहीं है। अगर कुछ ना समझ में आता है तो आप हमसे बोलिएगा और हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्लास 12th के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को सीखने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो मेरा वीडियो बना हुआ है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C, तीनों पार्ट को आप अच्छे से देख लें, सीख लें और तब इस टॉपिक को टच करें आप। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आगे पीछे का कहानी को डील कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज ये ओयस्टर एक्सपेरिमेंट का तो एक अलग सा पूरा वीडियो है जिसमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ को डील किया गया है। तो देखिए, ओयस्टर नाम का जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा कि जब किसी तार में, किसी वायर में करंट का फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को रखा था और देखा कि जब करंट का फ्लो नहीं हो रहा था तो मैग्नेटिक नीडल अपने नेचुरल पोजीशन पर था। लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो करा दिया वायर में तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया, जैसे मैग्नेट के आने पे होता है। तो मैग्नेट जब आता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है।
तो मैग्नेटिक नीडल हिल जाता होगा। तो यहां भी पाया गया था कि जब करंट का फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक नीडल हिल गया। इसका मतलब कि करंट के फ्लो के कारण उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब किस तरह से क्रिएट होता है, आइए हम लोग इसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लें। इसका डिटेल वीडियो अलग से है। तो करंट कहां जा रहा है, ऊपर। तो जिधर करंट जा रहा है उधर अपना राइट हैंड का अंगूठा रख दे। तो करंट ऊपर जा रहा है, अंगूठा रख दिया करंट के डायरेक्शन में, लेकिन हथेली दिखना चाहिए। क्या ये हथेली है? बिल्कुल नहीं। आपका हथेली पाल्म दिखना चाहिए। तो चलो, करंट ऊपर जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रख दिया और हथेली मुझे दिख रहा है, पाल्म मुझे दिख रहा है। अब इन चारों उंगली को मोड़ो। तो जिस तरफ ये उंगली मुड़ रहा है उसी डायरेक्शन में इस कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो उंगली मेरा इधर मुड़ा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के चारों तरफ वो इस तरह से होगा। ये इस तरह से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। इसी ऐसे ही क्यों क्रिएट हुआ, तो मैं आपको रीजन दे दिया हूं। इस तरह से अंगूठा रखो, चारों उंगली घुमाओ, जिस तरह से उंगली घूम जाएगा उसी तरह से इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। उधर डायरेक्शन उधर हो गया, इस तरफ डायरेक्शन इधर हो गया। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। भले आपको ये 90 डिग्री ना लग रहा हो, लेकिन आपको पता है कि ये सर्कल है और सर्कल में हम कहीं पर भी टेंजेंट खींचेंगे तो वो रेडियस के साथ 90 बनाता है। तो ये रेडियस के साथ 90 बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है, ऐसे उंगली घुमाएंगे तो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और इस तरफ अंदर जाएगा तो इस तरफ से बाहर आएगा, इस तरफ से अंदर जाएगा तो इस तरफ से बाहर आएगा और ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्म लेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है उसको क्रॉस से इंडिकेट करते हैं। ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है इसको डॉट से इंडिकेट करते हैं। ये है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। तो मेरे दोस्त, ओस्टेड का बात को मैंने बोला कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। चलिए, अगर करंट के डायरेक्शन को उलट दिया गया, अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा होगा। तो करंट के डायरेक्शन को उलट दिया गया तो आपका अंगूठा कहां जाएगा, करंट के डायरेक्शन में, और हथेली बाहर होना चाहिए। ये आपको दिखना चाहिए, ये ना कि इसको ऐसे कर दिया, ये गलत हो गया। आपको ऐसे होना चाहिए। हालांकि ऐसे भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसलिए मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूं। तो करंट नीचे जा रहा है, अंगूठा नीचे हो गया, हथेली दिख रहा है, उंगली घुमाएंगे, उंगली इस तरफ घूम गया। तो जिस तरफ उंगली घूम गया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी तरह से गोल गोल सब तरफ बनेगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। तो जो मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट होगा वो इस बार क्लॉकवाइज क्रिएट होगा। तो आप देख सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन को जब उलट दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी उलट गया।
मैग्नेटिक फील्ड भी उलट गया, इस तरफ अब अंदर जाने लगा और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आने लगा। तो करंट नीचे, हथेली बाहर, चारों उंगली घुमाएंगे, इस तरफ घूम गया, तो जिस तरफ उंगली घूमेगा वो इनवार्ड हो जाएगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटवार्ड हो जाएगा। तो मैंने ओस्टेड का 3 पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट, whenever electric current passes through wire, magnetic field is created around it. जब भी वायर से करंट पास करेगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन आइदर साइड ऑफ कंडक्टर आर अपोजिट। कंडक्टर के आइदर साइड में मैग्नेटिक फील्ड का नेचर अपोजिट होगा। अगर एक तरफ इनवार्ड होगा तो एक तरफ आउटवार्ड होगा। इनवार्ड को साउथ की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं और आउटवार्ड को नॉर्थ की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट्स रिवर्स। मतलब करंट के डायरेक्शन को अगर आप उलट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी उलट जाएगा, एज यू कैन क्लियरली सी हियर। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग का नया टॉपिक है। आइए, मैंने कुछ डायग्राम्स बना करके रखा है, 1 बाय 1 डील करते हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पर एक चार्ज को रख करके छोड़ दिया। चार्ज इज एट रेस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या अल्फा पार्टिकल को या ड्यूट्रॉन को किसी चार्ज को रख करके यहां पर छोड़ दिया। तो क्या पा रहे हैं कि इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। मतलब जहां पर चार्ज को रख करके छोड़ा, चार्ज वहीं के वहीं पर है। मतलब इस पर मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 है। कौन सा फोर्स बाबू लोग? तो मैग्नेटिक फोर्स आपका 0 है। मतलब पहला पॉइंट कह सकते हैं कि when the charged particle is at rest, it experiences 0 magnetic force when kept in magnetic field. इसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्योंकि देखो हम लोग कोई बुक नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव द ब्रेन। हम लोग बुक से भी बेहतर कंसेप्ट बना सकते हैं। बुक्स में क्या होता है, एक चैप्टर स्टार्ट होता है और उसी चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को डील करता जाता है। लेकिन हमारा काम है कि कोई टॉपिक अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड हाउ मच वी कैन थिंक, कितना दूर तक सोच सकते हैं, किससे कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज ह्यूमन बीइंग पावर। और वीडियो पढ़ने और पढ़ाने का मेथड मैं कोशिश करता हूं कि वही रहे कि एक सिंगल टॉपिक में आपके पास एक डेवलप्ड ब्रेन आ जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का काम नहीं है, बट व्हेन वी कंपेयर विद द मैग्नेटिक फील्ड हियर वी गेट अ गुड सेंस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म बना हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर उस तरफ है तो जरूर इधर पॉजिटिव रहा होगा और इधर निगेटिव रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, जैसे रेड मतलब होता है लाल, ब्लैक मतलब होता है काला,
व्हाइट मतलब होता है उजला, कोई बोलने में ना हमको दिक्कत ना आपको दिक्कत। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब पूछ दे तो हम लोग डिफाइन करने लगते हैं, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो डिफिनीशन एग्जाम में लिखना वही है, लेकिन इसको हिंदी में याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, मतलब +1 पे लगने वाला फोर्स, +1 पर लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स है, लेकिन एक शर्त है, +1 पर लगने वाला फोर्स। इसके लिए एक बहुत डिटेल में अलग से वीडियो बना हुआ है, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर किया हुआ है उसमें। तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया है 5 न्यूटन पर कूलम। तो जैसे ही आपने देखा 5 न्यूटन पर कूलम, इसको तोड़ करके पढ़ो, इसका मतलब 1 कूलम पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर 15 न्यूटन पर कूलम होता तो 1 कूलम पर 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और अगर 1 पर पता हो तो जितना कूलम पे निकालना है फोर्स, उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक हाथ में 5 उंगली है और बोले कि 3 हाथ में कितना होगा, तो 5 × 3। 10 हाथ में कितना होगा, तो 5 × 10। तो जितना अगर आपको एक में पता चल जाए तो जितना में पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 5 न्यूटन पर कूलम है, मतलब 1 कूलम पे 5 न्यूटन, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम 4 कूलम रख दें, तो बाबू रे फॉर्मूला मत सोचो, एकदम हिंदी में करो अपने लैंग्वेज में। 1 कूलम पे 5 न्यूटन, तो 4 कूलम पे 20 न्यूटन, 1 पर 5 तो 4 पर 20, मतलब 1 पर लगने वाले फोर्स को E कहते हैं, तो Q पे लगने वाले फोर्स को QE कहेंगे। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव इसको खींचेगा, तो ये फोर्स हो जाएगा 4 कूलम × 5 न्यूटन पर कूलम, इट विल बी 20 न्यूटन। अगर यही -4 कूलम होता तो 1 कूलम पे 5 न्यूटन, अगेन 4 कूलम पे 20 न्यूटन, लेकिन माइनस है तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा या ये बोलो निगेटिव रिपेल करेगा। अगेन द फोर्स का मैग्नीट्यूड विल बी सेम। आज से ये बात याद रखना कि 1 यूनिट पर लगने वाला फोर्स को E कहते हैं, तो Q यूनिट पे लगने वाले फोर्स को QE कहते हैं, इसीलिए F = QE होता है। और अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर चार्ज निगेटिव हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट। शर्त है कि रेस्ट में रख के छोड़ा जाए। तो यहां पर हम लोग चार्ज को रेस्ट में रख करके छोड़ दिया, रेस्ट में रख करके छोड़ दिया। तो रेस्ट में रख के छोड़ने के बावजूद फोर्स लगा, और फोर्स लगेगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज करेगा। अगर हम यहां पर Q चार्ज को रख लें और पॉजिटिव है, तो यूनिट पे लगने वाला फोर्स E, तो Q पे लगने वाला फोर्स QE, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m। मतलब चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट में रख करके छोड़ा जाए तो वो रेस्ट में रहने वाला नहीं है। अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, और निगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट भागेगा, इस कांस्टेंट एक्सीलरेशन से QE/m। लेकिन
अगर यही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रख के छोड़ दें, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ना रख करके मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रख करके छोड़ दें, मतलब यहां U का वैल्यू 0 कर दें, तो क्या देखा कि इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। सेकेंड केस, अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में उसके पैरेलल प्रोजेक्ट कर दे, पैरेलल प्रोजेक्ट कर दे, फिर देखा कोई फोर्स नहीं लगा, पैरेलली भी प्रोजेक्ट करने पे कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब अगर एंगल 0 हो तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल प्रोजेक्ट कर दें 180 डिग्री के एंगल पर, फिर देखा कि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा। यानी ऐसा 3 कंडीशन है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हो और उस पर मैग्नेटिक फोर्स ना लगे। पहला, when the charged particle is at rest in magnetic field. दूसरा, when the charged particle is moving parallel to the magnetic field, it does not experiences magnetic force. तीसरा, when the charged particle is moving anti-parallel to the magnetic field, it does not experiences any magnetic force. आइए अब हम लोग ये सोचते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स फिर लगेगा कहां, और ये सब बताने वाले का नाम मैं नहीं हूं, ये सारा काम हेनरिक एंटून लॉरेंस, ये सारा बात A.H. लॉरेंस ने डिस्कस किया। तो चलिए उन्होंने क्या डिस्कस किया। अब उन्होंने क्या किया कि चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर दिया। तो जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, इसको 3D में समझिए कि चार्ज पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट किया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल इधर प्रोजेक्ट किया, इधर आपका जेड एक्सिस। तो ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाई एक्सिस। तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो इस वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट टूटेगा। एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, और वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा। वेक्टर के रिजोल्यूशन से आप लोग जानते हैं ये वेक्टर 2 हिस्सा में टूटा। एक हिस्सा v cos थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और एक v sin थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल को जब फेंका मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर, देखा कि चार्ज पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम के आगे जाने लगा। ऐसा क्यों हुआ ये आपको थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। मैं रीजन दूंगा, बहुत डिटेल में रीजन दूंगा ऐसा मोशन क्यों हुआ। अभी बस इतना समझो कि फोर्स तो लगा है, क्योंकि बिना फोर्स लगे हुए वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगा है, और उसका नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंस ने कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा
जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, अगेन मैं बोलूंगा अपना कंसंट्रेशन इस पे मत लाना कि ऐसे काहे हुआ सर, ये ऑटोमेटिक आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। अभी बस इस पे कंसंट्रेट करो कि डायरेक्शन तो चेंज हो गया वेलोसिटी का, और डायरेक्शन बिना फोर्स लगे हुए चेंज नहीं हो सकता है। और उन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F पाव पर बी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। मतलब चार्ज अगर ज्यादा होगा वैल्यू तो फोर्स भी ज्यादा होगा। उन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। और किस पर? वेलोसिटी पर नहीं। अगर वेलोसिटी पर डिपेंड करता तब तो इस केस में फोर्स लग जाता, वेलोसिटी था। इस केस में फोर्स लग जाता, वेलोसिटी था। लेकिन वेलोसिटी जब पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो उसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण मैग्नेटिक फोर्स है। उन्होंने तीसरा बात कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा वेलोसिटी, उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। प्रोपोर्शनल का निशान हटाया गया, कांस्टेंट के लगेगा और के का वैल्यू 1 दिया गया। तो आपको के का वैल्यू जब 1 दिया गया तो आपको आंसर कितना आ गया मैग्नेटिक फोर्स का? तो मैग्नेटिक फोर्स का आंसर आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। मतलब एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तब उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू वी बी साइन थीटा, जहां थीटा एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो बाबू, देखो बाबू, अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म लेके चले, इन वेक्टर फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो क्यू वी क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी, मैंने कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस वीडियो को देखने से पहले क्रॉस प्रोडक्ट का तीनों वीडियो देख के रखिएगा, याद रखिएगा, और देखिएगा तो याद तो वैसा ही हो जाएगा। तो क्यू वी क्रॉस बी, तो वी बी साइन थीटा के जगह पे लिखा गया। और उस बारे में मैंने बताया है कि जब भी दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो जो आंसर आएगा वह इन दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब ये वेरी वेरी क्लियर है कि हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो एकदम कंफर्म है, वेलोसिटी के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। और हमारा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि V और B का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो आप सोच के देखो, जो मैंने बताया, इधर मैग्नेटिक फील्ड था और इधर मैंने वेलोसिटी दिया था, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैंने वेलोसिटी दे रखा है। तो इन दोनों से 90 कौन बना रहा है? फील्ड और वेलोसिटी दोनों से 90। तो या तो ऊपर बनेगा या तो नीचे बनेगा। वेरी क्लियर।
कुछ याद थोड़ी करना है। फिजिक्स इज वेरी सिंपल अनलेस यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम बेसिक रूट से चीजों को समझो। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, फोर्स जो होगा एज वी नो फ्रॉम द रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो या तो फोर्स ऊपर होगा या तो फोर्स नीचे होगा। और V क्रॉस B का मतलब क्या? तो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया है कि V क्रॉस B का मतलब V को घुमाए B की तरफ, तो V को घुमाए B की तरफ। तो आप देखो ये V को हम B की तरफ घुमा रहे हैं, कुछ अजूबा नहीं कर रहे हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है उसको फॉलो कर रहे हैं। तो V क्रॉस B मतलब V को घुमाए B की तरफ, एंड डेफिनेटली यू कैन क्लियरली सी ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। इसका मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वह इन दोनों से 90 डिग्री बनाते हुए ऊपर होगा वाई एक्सिस में। तो इधर आपका मैग्नेटिक फोर्स लग गया। हाउ सिंपल इट इज, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना हम लोग सीख गए। इधर आपका मैग्नेटिक फोर्स लग गया। तो इस मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए इस चैप्टर का काम बिल्कुल नहीं था। ये चैप्टर तो सिर्फ ये बताता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगेगा व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन कितना लगेगा तो ये तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए वी हैव टू यूज द क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए इस वीडियो में मैंने एक वेरी बेसिक बात को डील किया है कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड इज क्यू वी बी साइन थीटा। इन वेक्टर फॉर्म इट विल बी क्यू वी क्रॉस बी एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, so the magnetic force will be perpendicular to both. Here I conclude this video. मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो का ड्यूरेशन छोटा रखूं। इसके पार्ट बी को मैं जल्द ही रिलीज करूंगा, जिसमें आपको मैं रीजन दूंगा कि फोर्स लगा तो ये ऐसे काहे घूमा, वाई दिस, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एक बार प्रोटॉन को मोशन में लाऊंगा, एक बार इलेक्ट्रॉन को लाऊंगा तो कैसा पाथ बनेगा। फिर मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में कि उसका जब पाथ बनेगा वो सर्कुलर बनेगा तो उसका रेडियस क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। और एक न्यूमेरिकल हम लोग डील करेंगे अगले वीडियो में कि जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया तो रेशियो क्या होगा रेडियाई का, अगर सेम स्पीड में प्रोजेक्ट करें, सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट करें, सेम काइनेटिक एनर्जी से प्रोजेक्ट करें और सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। और इसको पढ़ने से पहले अल्फा पार्टिकल का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो। लेट अस मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।